Hello students, this video is the part 5 of chapter 1. Chapter 1 is Introduction to OCF. Introduction to OCF के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, इन एनर्जी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन और स्पेसिफिक फोर्स। एनर्जी इक्वेशन के बारे में डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में होगा। मोमेंटम इक्वेशन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ब्रीफ में डिस्कस किया है। और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को हम इस वीडियो के अंदर कोई टॉपिक समझें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है, तो दैट इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे खासे पॉसिबल है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी। चैप्टर 1 में जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उनसे किस तरह का ऑब्जेक्टिव बनता है, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो जेई एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव ज्यादा जरूरी होते हैं। हालांकि एसएससी जेई की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कोई ट्रिकी न्यूमेरिकल देखने को अब तक नहीं मिला है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर्स के नॉलेज से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस Okay, in this lecture, we are discussing a topic, very important topic, pressure distribution along the depth of channel. Okay, जैसे आप लोगों ने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के केस में समझा था कि अगर किसी कंटेनर के अंदर वाटर फिल्ड है और आप देख सकते हैं डेप्थ उसकी h है, तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर को लिखा करते थे प्रेशर एट एनी पॉइंट, सपोज एट एनी लेवल, सपोज एट दिस लेवल यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर एंड दिस डेप्थ इज y फ्रॉम द फ्री सरफेस, दिस इज योर फ्री सरफेस। तो इस लेवल पर जो प्रेशर रहता था आप कहते थे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू डेप्थ y। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की कंडीशन थी व्हेन वाटर इज इन द रेस्ट। ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके थे। ओके, P इज इक्वल्स टू गामा इंटू वाई। और अगर आपको सपोज बॉटम पर निकालना है इसके, तो आप लिख सकते थे प्रेशर इज इक्वल्स टू गामा इंटू एच। जैसे मैं इस वीडियो के लिए रेफरेंस इसे A मान लेता हूं, इसे B मान लेता हूं, तो ये A पर प्रेशर होगा और ये प्रेशर होगा B पर। तो यहां पर ओपन चैनल फ्लो के अंदर जब हम OCF के अंदर जब हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपका चैनल बेड हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, बेड इज हॉरिजॉन्टल, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लो इज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू द बेड, flow is taking place parallel to the bed. I am assuming that this bed is horizontal and this flow is taking place parallel to the bed, and depth of the water is y. Let us suppose the depth of the water is y. Okay, let us suppose ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे कि depth of the channel is complete depth is h, and at certain level up to some level depth is y. Okay, so pressure will remain same. Suppose this at this level, this is your A level and channel bed is B. So pressure at the A level will be equal to the gamma into y. तो आप देख सकते हैं when channel bed is horizontal, condition क्या बनी? When channel bed, जब आपका channel bed कैसा है? Is horizontal, और साथ ही साथ flow is taking place parallel. Flow is taking place parallel. ठीक है, तो जब चैनल बेड हॉरिजॉन्टल है और फ्लो समानांतर बह रहा है, ठीक है, बेड के साथ पैरेलल बह रहा है, तो प्रेशर आपका हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन की तरह ही लिखा गया है। जैसे बेड के ऊपर अगर प्रेशर लिखना है, मतलब बी लेवल पर या बी पॉइंट पर आपको प्रेशर लिखना है, दैट विल बी इक्वल्स टू गामा इनटू एच। तो देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर। तो ये पहली कंडीशन है यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की, हॉरिजॉन्टल बेड। पहली कंडीशन किसकी हो गई हमारी? हॉरिजॉन्टल बेड। तो आप लोग इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में आप तीन कंडीशंस देखेंगे इंपॉर्टेंटली। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल बेड, सेकंड इज योर स्लोपिंग बेड, जो कि हमारी नेक्स्ट कंडीशन है जब आपके चैनल के पास कोई स्लोप होगा, और तीसरा कंडीशन जो होगा कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर का मतलब होता है कि चैनल के अंदर आपका फ्लो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमें देखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में जब चैनल बेड हॉरिजॉन्टल है, फ्लो पैरेलल चल रहा है, तो आपका वही फॉर्मूला जो आपका यूज होता था फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में,
हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन का फॉर्मूला ही काम कर रहा है। क्लियर? तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर चैनल बेड, इफ चैनल बेड इज इंक्लाइंड, और मैं ऐसा लिख सकता हूं, हैज थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं, दिस लेट अस अज्यूम दिस इज योर चैनल बेड, और जो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है दैट इज थीटा। क्लियर? और फ्लो इज टेकिंग प्लेस in this direction, and this is the water surface level, water surface। ओके, तो हमें इस वाली प्रॉब्लम में क्या कंप्यूट करना है? हमें इस वाली प्रॉब्लम में फिर से कंप्यूट करना है कि कितना प्रेशर होगा अलग अलग लेवल पर, अगर मुझे कंप्यूट करना हो। तो यहां पे एक छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट। सपोज दिस इज योर डेप्थ स्मॉल h, ये आपकी डेप्थ है h। ये h जो डेप्थ है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इट इज परपेंडिकुलर टू द बेड, परपेंडिकुलर टू द बेड, बेड के परपेंडिकुलर है। क्लियर? और एक डेप्थ मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ये सपोज आपका ये 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट से जो वर्टिकल डेप्थ है, 1 पॉइंट की जो वर्टिकल डेप्थ है, लेट अस सपोज दैट इज d। तो यहां पर d इज योर वर्टिकल डेप्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वर्टिकल डेप्थ। जब कभी आपको कहेगा वाटर डेप्थ इज y, तो इसका मतलब वाटर डेप्थ y दे रहा है, तो मतलब आपको वर्टिकल डेप्थ नहीं कहा है, तो आपको एज्यूम करना है कि वो इस तरह से दिया है, चैनल के बेड के परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, तो दो तरह की डेप्थ है, एक तो h और एक d। तो यहां पर आपको एक छोटा सा अलग से डायग्राम में मैं आपको समझा दूं, अगर ये कंडीशन है आपके पास, ये आपका फ्लो लेवल है, और अगर ये आपका h है जो कि चैनल से 90 डिग्री पर है ये, और इस पॉइंट से, जो भी पॉइंट आपने माना है, इस पॉइंट से वर्टिकल हाइट जो है, इफ दिस वर्टिकल हाइट इज d, वर्टिकल हाइट कितनी है? d है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप लिख सकते हैं d की वैल्यू को किस तरह से लिख पाएंगे, ये 90 हो गया, d इज इक्वल्स टू h अपॉन cos थीटा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता देता हूं, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। वो कैसे होगा, उस चीज को आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? थीटा। तो किस चैनल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो चैनल के परपेंडिकुलर जो लाइन है ये, इसका वर्टिकल के साथ सेम ही एंगल होगा, तो मतलब ये एंगल भी कितना होगा आपका? थीटा। क्लियर? तो उस रिलेशन से ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और आपका यहां पर d और h का जो रिलेशन बनेगा, हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? तो d बराबर h अपॉन कॉस थीटा रहेगा। तो ये एक बेसिक पॉइंट बताया। अब देखते हैं प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पर क्या होगा, आपका बेड इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो उसे समझते हैं। ओके, प्रेशर को कंप्यूट करने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम, सेम डायग्राम सेपरेटली बनाता हूं। देखो, दिस इज चैनल बेड, दिस इज योर बेड, दिस इज योर एंगल थीटा, एंड दिस इज वाटर सरफेस। क्लियर? होपफुली आप सब लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ भी कर रहे हैं, तभी बेहतर समझ आएगा। ठीक है, जैसा जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे ही आप डायग्राम बनाएं। मैं इस वीडियो में थोड़ा आपको स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समझ आए। ठीक है, मेरे साथ ही डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करें, पेन अपने पास रखें, कॉपी रखें, जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ सेम वैसे ही बनाएं और वही स्टेप्स फॉलो करें। ठीक है, बेहतर समझ आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिप मान लेते हैं, एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया में डीए मानता हूं। क्लियर? तो डीए इसका एरिया हो गया,
और इसकी डेप्थ मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज द डेप्थ ऑफ दिस स्ट्रिप इज h। क्लियर। अब ये देखो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। आप कहेंगे सर इसका वेट वर्टिकली एक्ट करेगा डाउनवर्ड। लेट अस सपोज w इज द वेट ऑफ दिस स्ट्रिप। तो आप मुझे बताएं w अगर इसका वेट है, ठीक है, तो w का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर w का मतलब हो गया, w बेसिकली क्या होगा, वेट क्या होगा, डेंसिटी, जो भी डेंसिटी होगी इस लिक्विड की, और इसका वॉल्यूम आयतन, घनत्व गुना आयतन पढ़ा है हमने, dA इंटू एच। क्लियर। गामा dA h, ये हमारे पास वेट हो गया, गामा डेंसिटी हो गया, और एरिया इंटू एच हो गया इसका आयतन। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि W वर्टिकल वेट लगा हुआ है, इस वेट का बेड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बेड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल अगेन थीटा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो ये आपका बेड के परपेंडिकुलर है एंड दिस इज योर वर्टिकल, तो इन ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपको थीटा दिया गया है, ठीक है, ये एंगल आपको कितना दिया गया, थीटा। तो आपका W का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी W cos थीटा। तो बेड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बना, तो फोर्स बेसिकली परपेंडिकुलर टू बेड, ये साइन है परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, बेड के परपेंडिकुलर का, दैट विल बी इक्वल्स टू W cos थीटा। क्लियर। तो बेड के परपेंडिकुलर जो है वेट W cos थीटा हो गया। क्लियर। अब आपको चाहिए प्रेशर, तो अगर मैं इस पॉइंट को A पॉइंट मान लूं और A पॉइंट पर प्रेशर को कंप्यूट करूं, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर टू बेड है और डिवाइड बाय जो एरिया है, एरिया स्मॉल है dA, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो A पॉइंट पर प्रेशर आ जाएगा। तो फोर्स क्या है मेरी, फोर्स है मेरी W cos थीटा, और एरिया कितना है मेरा, dA। तो फाइनली मैं एक्सप्रेशन को यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। आप कहेंगे सर PA इज इक्वल्स टू, W के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, W के प्लेस पर आप ये लिखेंगे, और फिर इस एक्सप्रेशन को यहां लिख रहे हैं, गामा dA h, जो कि W की वैल्यू लिखी, साथ में क्या है cos थीटा, और डिवाइड में आप देख सकते हैं dA है, dA से dA कैंसिल होगा, एंड द आंसर विल बी PA इज इक्वल्स टू गामा h cos थीटा। क्लियर। देखो अगर इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझ रहे हो तो अच्छे समझ आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपका कोई भी इंक्लाइंड चैनल है, इंक्लाइंड चैनल पर आपको किसी भी लेवल पर, सपोज दिस लेवल, दिस डेप्थ इज योर y एंड y इज द डेप्थ परपेंडिकुलर टू द बेड, आपको यहां पर प्रेशर लिखना है। तो प्रेशर आप जब लिखेंगे इंक्लाइंड स्लोप में, आप गामा y cos थीटा लिखेंगे, y उस डेप्थ को रखेंगे जिस लेवल पर आपको प्रेशर निकालना है। तो यहां पर गामा इंटू एच या गामा इंटू वाई से एक्स्ट्रा क्या है, cos थीटा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी काफी हेल्प करेगा। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, आपको समझाया भी था कि d बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन cos थीटा, या h की जगह आप क्या लिख सकते हो, d cos थीटा। तो अगर कभी आपको PA का एक्सप्रेशन, यहां तो h की टर्म्स में लिखा है गामा h cos थीटा, अगर मैं h को रिप्लेस करा दूं, h को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई करके d cos थीटा लिख सकते हैं ना h को, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप कहेंगे सर PA का जो वैल्यू है गामा, इस वाले h को रिप्लेस करा रहा हूं, देखना h की जगह मैं रखवा रहा हूं d cos थीटा, जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया था और ऊपर लिखा हुआ भी है, d cos थीटा मैंने रखवा दिया, h की जगह पर रखवाया ये। क्लियर। और यहां पर cos थीटा एक और है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया कि PA की जो वैल्यू है, मैं थोड़ा और इधर करके लिख दे रहा हूं, PA की जो वैल्यू है गामा d cos स्क्वायर थीटा आएगी। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वेयर d is what, d is the vertical height, h is the height perpendicular to the bed, h बेड के परपेंडिकुलर है और d वर्टिकल है, क्योंकि बेड आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, तो वर्टिकल जो हाइट होगी d, जैसे कि ये वाली हाइट है,
ये बेड के परपेंडिकुलर नहीं है, बेड तो आपका इंक्लाइंड है, तो बेड के परपेंडिकुलर जो है वो एच है। क्लियर? तो यहां पर आपको गामा डी कोस स्क्वायर थीटा और गामा एच कोस थीटा दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो ये केस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये केस है बेसिकली इंक्लाइंड स्लोप पर अगर आपका बेड है, किसी स्लोप पर आपका बेड है, स्टीप स्लोप है, स्मॉल स्लोप नहीं है। अगर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करता हूं, तो पॉइंट क्या है, आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने, गामा एच कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया मैंने, गामा डी कोस स्क्वायर थीटा। डिफरेंस क्या है, एच इज योर इंक्लाइंड एंड वी इज डी इज योर वर्टिकल हाइट एट ए पॉइंट। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या बताना था, अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, मतलब आपके बेड का जो स्लोप है वो थोड़ा फ्लैट है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो आप सभी को पता है cos थीटा विल बी इक्वल टू नियर अबाउट 1, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, सपोज लेस देन 10 डिग्री या और उससे भी कम है, तो आप cos थीटा को क्या मान सकते हो 1। तो यहां पर आपका प्रेशर PA विल बी इक्वल टू गामा एच और प्रेशर PA इज इक्वल्स टू गामा डी। तो आपका डी हो या एच हो, एक ही बराबर बात हो जाएगी अगर थीटा स्मॉल है। देखो, अगर आपका बेड ऐसे है तब तो आपका एच अलग होगा और डी अलग होगा, लेकिन अगर आपका बेड बिल्कुल फ्लैट के नजदीक है तो आपका एच और डी में कोई खास अंतर नहीं होगा। क्लियर? तो इसलिए चाहे गामा एच और गामा डी एक ही बात हो जाती है अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कर्विलीनियर फ्लो का। ओके, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कर्विलीनियर फ्लो का। ये कुछ बच्चों के लिए नया होगा। ओके, कर्विलीनियर, बट ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी इस पर बन सकती है। कर्विलीनियर फ्लो के केस में दो कंडीशन आपकी बनती है। एक कंडीशन में आपका फ्लो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है जिसे समिट कर्व का पाथ होता है, और एक में कुछ इस तरह से। तो देयर आर टू कंडीशन। आप कह सकते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो आपकी कॉन्वेक्स अपवर्ड है, दिस इज योर कॉन्वेक्स साइड एंड दिस सेकंड कंडीशन इज योर कॉनकेव साइड। तो क्या डिफरेंस आया? सवाल ये उठता है कि पिछले केसेस के कंपैरिजन में इस बार क्या डिफरेंस आया। तो डिफरेंस बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताऊं अगर कि दोनों केसेस में आपके पास जब फ्लो किसी कर्व के अलोंग बह रहा होगा, तो वहां पर आपको पता है जब कोई मास किसी कर्व के अलोंग बहता है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वाटर के ऊपर अवे फ्रॉम द कर्व एक फोर्स एक्ट करती है। जैसे यहां पर अगर वाटर इस पाथ से होकर जा रहा है तो वाटर पर इस कंडीशन में इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इस वाले केस में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अपना हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन वाला जो प्रेशर है वो तो है ही। अगर आपको दिखाया जाए किसी भी लेवल पर, अगर आपको मान लिया ये छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर कर लो, एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर कर लो, और आप कहो सर इसका जो डेप्थ है दैट इज योर एच, ठीक है, या एच मान लो, वाई मान लो, जो तुम्हारी इच्छा है। एच मैं कंसिडर कर रहा हूं, इस स्ट्रिप का एरिया में डीए मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू गामा एच। और अगर प्रेशर हेड की बात करूं, मैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हेड की बात करूं, प्रेशर हेड होता है पीएच अपॉन गामा, दैट विल बी इक्वल्स टू एच। दिस इज द प्रेशर हेड under hydrostatic condition, but due to, as I told you, due to centrifugal force के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर भी आपका लग रहा होगा या एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा होगा इस फ्लोइंग कंडीशन में। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स्ट्रा प्रेशर या एडिशनल प्रेशर इज एक्टिंग। अब जैसा कि आपको पता है, आपके पास लेट अस सपोज
प्रेशर एक्टिंग ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज पीएफ। और पीएफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आप जैसे देख पा रहे हैं इस वाले केस में, जैसे मैं आपको रेड पेन से दिखा रहा हूं, इस वाले केस में तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस वाले केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है या हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही है। तो यहां पर दोनों केस में ध्यान से देखना, यहां पर तो जो नेट प्रेशर होगा, इस वाले केस में जो नेट प्रेशर होगा, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, नेट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसमें से सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर को आप माइनस करेंगे। और इस वाली कंडीशन में देखो, चूंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो मैं आपको दिखाऊं, हाइड्रोस्टेटिक भी इसी डायरेक्शन में है और आपका सेंट्रीफ्यूगल भी इसी डायरेक्शन में, तो आप ये कहेंगे सर कॉनकेव वाले केस में जो नेट प्रेशर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, वह बराबर होगा पी एच प्लस पी एफ। एफ मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मैंने पीएफ लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो कंडीशन आपको यहां तक क्लियर हो चुकी होगी आई होप, कि पीएच प्लस पीएफ और पीएच माइनस पीएफ क्यों लिखा है। बस एक ही क्वेश्चन बच जाता है, ये पीएफ का वैल्यू क्या है, पीएफ का वैल्यू क्या है, तभी हम नेट प्रेशर का फुल एक्सप्रेशन लिख पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोनों केस में पीएच अपॉन गामा दैट इज इक्वल्स टू एच, बस सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर नहीं पता हमें। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन। और आप सभी लोगों ने अपने फिजिक्स के एक्सपीरियंस से पता होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन होता है दैट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। r इज द रेडियस, r क्या होता है यहाँ पे, r रेडियस होता है, जो कर्वेचर का रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या होती है या आप इसे रेडियस कह सकते हैं। ओके, तो मास कितना होगा, आप कहेंगे मास होता है मास डेंसिटी, भाई मास घनत्व होता है ना, द्रव्यमान घनत्व, रो मल्टीप्लाई बाई हाइट और इंटू डीए एरिया। तो ये तो हो गया आपका आयतन, ये हो गया मास घनत्व, ठीक है, द्रव्यमान घनत्व। तो एक्सेलरेशन आपका कितना है, v स्क्वायर अपॉन r, एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। और अगर मैं आपसे कहूं प्रेशर फोर्स कितना जनरेट होगा, आप कहेंगे प्रेशर फोर्स होगा रो इंटू एच इंटू डीए इंटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाई डीए, एरिया से डिवाइड कर दो ना फोर्स को, तो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ है, तो दैट विल बी प्रेशर फोर्स जो होगी सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर फोर्स, मैं बेसिकली लिख रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू रो एच वी स्क्वायर अपॉन आर। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पीएफ का एक्सप्रेशन मेरे पास आया रो एच वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे आपको लॉजिक समझना है, जब आपका कर्विलिनियर फ्लो होगा, कर्विलिनियर फ्लो में आपको दो कंडीशन है, कि एक तो आपका फ्लो ऐसे जा रहा है सबमिट कर्व से होके जा रहा हूं, एक ऐसे जा रहा है कि वैली कर्व से होके जा रहा हूं। तो जब कभी आपका किसी कर्व के अलोंग फ्लो होगा, तो वहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी प्रेशर जनरेट होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइनल एक्सप्रेशन, आप ध्यान से देखना, ये मैं केस नंबर 1 कंसीडर करता हूं और ये मैं केस नंबर 2 कंसीडर करता हूं। तो केस नंबर 1 के लिए मैं लिख रहा हूं, केस नंबर 1 में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज योर गामा एच, क्लियर, और आपका सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर फोर्स कितना होगा, पीएफ कितना होगा आप बताएं, अभी निकाला रो एच वी स्क्वायर अपॉन आर। तो नेट प्रेशर कितना होगा, आप कहेंगे सर नेट प्रेशर अगर लिखना है दैट विल बी इक्वल्स टू गामा एच, ऐड होगा कि माइनस होगा केस नंबर 1 में, आप देख सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो पानी का दबाव हो तो नीचे है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दबाव क्या है ऊपर, तो माइनस होगा, तो गामा एच माइनस रो एच वी स्क्वायर अपॉन आर। और फाइनली नेट प्रेशर अगर मैं लिखूं पी एन लिख देता हूं, नेट प्रेशर को मैं लिख सकता हूं, जो कॉमन आएगा उसे मैं कॉमन निकाल सकता हूं, नेट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, गामा को मैं कॉमन ले लेता हूं, गामा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां एच बचता है, यहां पे माइनस रो में से, अगर ऐसा देखो गामा क्या होता है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से पता होना चाहिए, गामा होता है रो जी, ठीक है, जब मैंने गामा को बाहर निकाला तो रो तो बाहर आ गया, लेकिन वो जी कहां जाएगा नीचे, तो यहां पर बचेगा एच भी कॉमन आ रहा है, गामा एच बाहर निकाल लिया, यहां पर बचेगा 1
माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, इसे थोड़ा साफ करके मैं लिख रहा हूं, पर जरा ध्यान से देखो इस साइड लिख रहे हो, इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग ये चीज देखें कि जो नेट प्रेशर मेरा लिखा गया है केस नंबर 1 में, इस वाले केस में, दैट विल बी इक्वल्स टू गामा एच मेरा बाहर आ चुका है, अंदर मेरा बचा है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी आर। दिस इज माई केस नंबर 1। ठीक है, ये मेरा केस नंबर 1 हो चुका है। अब केस नंबर 2 अगर यहां पर मैं देखूं, केस नंबर 2 के लिए सिंपल है, गामा एच 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी आर। क्लियर? इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी लिखा जा सकता है, वो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर को हम ए एन लिखा करते हैं। तो यहां पर अगर मैं एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, गामा एच, जी को मैं एलसीएम में ले लेता हूं, जी माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह मैं ए एन लिख देता हूं, और चूंकि मैंने जी कॉमनली एलसीएम में लिया था तो जी नीचे भी आ जाएगा मेरा, जी माइनस ए एन। क्लियर? और गामा अपॉन जी। ओके, तो लास्ट में अगर मैं लिखूं इस एक्सप्रेशन को, द नेट प्रेशर विल बी इक्वल टू गामा अपॉन जी। यू नो दैट गामा को हम लिख सकते हैं रो जी, और गामा अपॉन जी क्या हो जाएगा, फिर गामा अपॉन जी रो को हम लिख सकते हैं। तो यहां पर गामा अपॉन जी को हम रो लिख सकते हैं, रो एच, और जी माइनस ए एन को हम जी इफेक्टिव लिखा करते हैं, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें से नॉर्मल एक्सेलरेशन माइनस होकर जो आया है, या फिर प्लस होकर। जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं, यहां पर अगर मैं लिखूं कि नेट प्रेशर नेक्स्ट केस के अंदर, अगर जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, इस वाले केस में हम लोग लिख सकते हैं नेट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो एच जी प्लस ए एन। तो बेसिकली यहां पर आप नेट प्रेशर दोनों केस में आप नेट प्रेशर लिख सकते हैं, अगर जनरल एक्सप्रेशन को देखा जाए, रो एच जी प्लस माइनस ए एन। ओके, तो प्लस विल बी टेकन है, प्लस कब लेंगे आप, प्लस आप लेंगे इन द केस ऑफ कॉनकेव अपवर्ड। क्लियर? और माइनस लेंगे कॉन्वेक्स अपवर्ड के केस में। ओके, तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ओके, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सततता समीकरण शायद हिंदी में बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी होती है, बेस्ड होती है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि जितना मास सिस्टम में एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा होगा, या फिर मास का बैलेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको कोई रिवर सेक्शन बताऊं, अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन दो कंडीशन में लिखी जा सकती है, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। जो अनस्टडी फ्लो की कंडीशन है उसके लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो अनस्टडी फ्लो के टॉपिक में डिटेल में बताई जाएगी, लेकिन यहां पर उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और उसका एक्सप्रेशन क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है वो जरूर बताऊंगा। तो पहले हम स्टडी फ्लो के बारे में देखते हैं। स्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिखने के लिए मैं आपको एक सिस्टम को कंसिडर कराता हूं। लेट अस सपोज दिस इज ए फ्लो सिस्टम। यहां पर आपका ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो कंडीशन में डिस्चार्ज बह रहा है। दिस इज योर सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन लेट अस सपोज 2। सपोज एट दिस सेक्शन, इस सेक्शन पर, सेक्शन 1-1 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 1-1 पर आपका Q1 डिस्चार्ज एंटर कर रहा है और सेक्शन 2-2 से आपका Q2 डिस्चार्ज लीव कर रहा है। तो मास कंजर्वेशन क्या कहता है, मास एंटरिंग एट सेक्शन 1 will be equal to mass leaving at section 2। अच्छा, कंडीशन स्टडी फ्लो में क्या है, देयर इज नो चेंज इन द स्टोरेज, ना तो स्टोरेज आपका कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो मास एंटरिंग एट द सिस्टम एट द सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू मास लिविंग द सेक्शन एट सेक्शन 2।
तो मास का मतलब क्या हुआ, मास एंटरिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मैं मास डेंसिटी कंसीडर करूं रो इनटू वॉल्यूम हम लिखते हैं जनरली, तो वॉल्यूम की जगह पर यहाँ Q1 लिखते हैं। Q1 इज व्हाट, Q1 है वॉल्यूम पर सेकंड जो एंटर हो रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड जो एंटर हो रहा है, दैट इज Q1। क्लियर। और यहां पर हम लिखेंगे मास एट सेक्शन 2 रो इनटू Q2। अच्छा, कई बारी अगर आप कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल में उलझेंगे तो आप कहेंगे सर ये रो 1 मान लेते हैं, ये रो 2 मान लेते हैं। अगर फ्लो कंप्रेसिबल है तो डेंसिटी सेक्शन 1 पर कुछ और हो सकती है, सेक्शन 2 पर कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे केस में डेंसिटी एट सेक्शन 1 और डेंसिटी एट सेक्शन 2 सेम होगी, क्योंकि हम फ्लो को इनकंप्रेसिबल मानते हैं। फ्लो को हम क्या मानते हैं, इनकंप्रेसिबल। जब फ्लो हमारा इनकंप्रेसिबल होगा, असंपीड्य होगा, तो घनत्व तो चेंज होगा नहीं, तो रो 1 से रो 2 कट जाएगा, तो Q1 बराबर क्या होगा Q2। और Q1 को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया एट सेक्शन 1 इंटू वेलोसिटी एट सेक्शन 1, और यहां पर A2 एरिया एट सेक्शन 2 एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 2। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये V1 मैंने लिखा है ये मीन वेलोसिटी है, ये जो V2 मैंने लिखा है ये मीन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये मीन वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा गया है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो A1 V1 बराबर A2 V2 मीन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। ओके, इस वाले में मैं लिख रहा हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अभी मैं स्टेडी फ्लो के साथ साथ फ्लो को SVF भी अगर एज्यूम करूं, जैसा कि आप जानते हैं स्पेशली वेरिड फ्लो, जिसमें या तो फ्लो ऐड हो रहा होगा या एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा या बाहर जा रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो लेट अस कंसिडर ए केस इन विच दिस इज सेक्शन 1-1, दिस इज सेक्शन 2-2। सेक्शन 1-1 से जो डिस्चार्ज एंटर हो रहा है, लेट अस सपोज दैट डिस्चार्ज इज योर Q1, एंड जो सेक्शन 2-2 से जा रहा है दैट डिस्चार्ज इज Q2। क्लियर। और सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 के बीच जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है, इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूं, रेट ऑफ डिस्चार्ज जो ऐड हो रहा है, लेट अस सपोज दैट रेट ऑफ डिस्चार्ज इज Q1, और हम इसे लिख सकते हैं डेल Q अपॉन डेल X भी मैं लिख रहा हूं। क्लियर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। सपोज दोनों सेक्शन के बीच की लेंथ है L। क्लियर। अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है स्टडी क्यों है, स्टडी इसलिए है क्योंकि जो डिस्चार्ज ऐड हो रहा है दैट इज एट द कांस्टेंट रेट, वो कांस्टेंट रेट से ऐड हो रहा है। मतलब अगर इस सेक्शन पर डेप्थ को देखूं, मान लिया ये कोई भी सेक्शन है मेरे पास, 3 सेक्शन मान लेता हूं, ये 1 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन है, तो 1 सेक्शन पर अपनी कोई डेप्थ होगी Y1, ठीक है, 3 सेक्शन पर अपनी कोई डेप्थ होगी Y3, 2 सेक्शन पर अपनी कोई डेप्थ होगी Y2। जैसे मैं यहां पर आपको बता दूं, ये सेक्शन 1-1 मान लिया, तो यहां पर डेप्थ आपको मान लिया दिखाई गई है Y1। फिर मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया सेक्शन 2-2 या सेक्शन 3-3, यहां पर मेरी कोई डेप्थ बढ़कर हो गई, लेट अस सपोज Y3। फिर मेरे पास सेक्शन 2-2 है, ये वाला सेक्शन, तो सेक्शन 2-2 पर मेरी डेप्थ मान लिया हो गई Y2। क्लियर। तो मेरी तीनों सेक्शन पर अलग अलग डेप्थ है, तो क्या ये फ्लो मेरा अनस्टडी हो जाएगा? नहीं, ये फ्लो अनस्टडी नहीं होगा, क्योंकि तीनों सेक्शन पर जो डेप्थ है अलग अलग है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन है, और चूंकि ये SVF है तो ये स्पेशल कंडीशन है, इसमें डिस्चार्ज ऐड होने की वजह से डेप्थ चेंज हो रही है। लेकिन इस अनस्टडी इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि टाइम के साथ अगर सेक्शन 1-1 पर Y1 डेप्थ है तो हर समय ये Y1 ही बनी रही है, टाइम के साथ ये डेप्थ चेंज नहीं हो रही है। इन द सेम वे जो भी डिस्चार्ज ऐड हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से ऐड हो रहा है, और सेक्शन 3 पर भी जो डेप्थ बनी हुई है Y3 वह समय के साथ अपरिवर्तित है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों की डेप्थ अलग अलग हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ इन सेक्शन पर डेप्थ चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए स्टडी फ्लो है। तो ये फ्लो स्टडी SVF है। क्लियर। तो इस तरह के कंडीशन में हम डेरिवेशन को देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। तो लेट अस सपोज अगर मुझे किसी भी सेक्शन पर डिस्चार्ज की इक्वेशन को लिखना है, किसी भी सेक्शन पर, जैसे मान लिया ये टोटल स्पान तो मैंने आपको बताया था कितना है L, मुझे इस पॉइंट से X दूरी पर डिस्चार्ज को लिखना है, तो डिस्चार्ज में मान लेता हूं QX, दैट डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू
x 0 to x लेंथ के लिए इंटीग्रेट करूंगा और रेट ऑफ डिस्चार्ज इनटू dx. This will be the expression, or in another term qx will be equal to q1 plus 0 to x. q1 को मैं del q अपॉन del x भी लिख सकता हूं इनटू dx. मतलब डिस्चार्ज जो ऐड हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से ऐड हो रहा है. क्लियर? तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं. अगर मुझे q2 का एक्सप्रेशन लिखना है डिस्चार्ज एट टू सेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू q1 प्लस 0 to l del q अपॉन del x इंटू dx. क्लियर? ये एक्सप्रेशन हम स्टेडी फ्लो के लिख सकते हैं. जैसे 0 to x के लिए इंटीग्रेट करेंगे dq अपॉन dx, dq अपॉन dx लिखेंगे इंटू dx. तो q1 dx, q1 का कोई भी आपके पास वैल्यू दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, तो उसे आप इंटीग्रेट करा देंगे. क्लियर? तो वैसे कांस्टेंट डिस्चार्ज होगा तो q1, तो आपके पास qx की वैल्यू इजीली आ जाएगी. स्टेडी एसवीएफ का केस है. ओके, अनस्टेडी फ्लो की इक्वेशन को देखते हैं. अनस्टेडी फ्लो की कंडीशन में क्या होता है? देखो, सपोज दिस इज योर रिवर बेड एंड दिस इज योर सेक्शन 1 एंड एट दिस लेवल दिस इज योर सेक्शन 2. डेप्थ में इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज अनदर पॉइंट. क्लियर? तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में अगर मान लिया यहां से डिस्चार्ज आपका q1 जा रहा है, यहां से आपका डिस्चार्ज q2 जा रहा है. ठीक है, तो हमने अगर ये माना कि q2 इज ग्रेटर देन q1, मींस यहां पर क्या होगा, इन बिटवीन क्या हो रहा होगा इस कंडीशन में, डिस्चार्ज q2 ज्यादा जा रहा है और q1 कम आ रहा है, तो डिप्लीशन हो रहा होगा स्टोरेज में. जो 1 और 2 के बीच का स्टोरेज होगा, डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब होता है कम हो रहा होगा. क्लियर? और अगर मैं ये कहूं कि q1 इज ग्रेटर देन q2, मतलब जितना आ रहा है डिस्चार्ज उससे कम बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ स्टोरेज हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा, कुछ वाटर स्टोरेज है ये. क्लियर? तो जैसे मैंने रिवर के अक्रॉस डैम को बनाया तो डिस्चार्ज इनलेट पर आया q1, गया q2, तो इसका मतलब कुछ वाटर डैम के पीछे स्टोर हो चुका है, तो वो अनस्टेडी फ्लो की कंडीशन हो गई. क्लियर? तो यहां पर आपको एक ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज जो सेक्शन 1 पर है वही सेक्शन 2 पर हो, जरूरी नहीं है. क्लियर? और यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी होगी, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, चेंज इन द डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ will be equals to minus t top width into change in the depth with respect to time, del y upon del t. तो मैं यहां से अगर आपको कहूं del q upon del x को अगर इस साइड में लिख रहा हूं, यहां पर del q upon del x का मतलब लिख रहा हूं, del q upon del x का मतलब होता है q2 माइनस q1 डिवाइड बाई डेल्टा x. जितनी भी लेंथ पर ये q2 और q1 का चेंज आया वो मैंने लिखा. क्लियर? T होती है टॉप विथ, रिवर सरफेस की विथ कह लो या टॉप विथ कह लो, टॉप विथ. और डेल वाई अपॉन डेल टी होता है चेंज इन द डिस्चार्ज, चेंज इन द डेप्थ, चेंज इन डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष, टाइम के साथ डेप्थ में होने वाला चेंज. तो आपको एक ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि अनस्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है. तो आप कहेंगे डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस टी डेल वाई अपॉन डेल टी. क्लियर? और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके डेल क्यू अपॉन डेल एक्स प्लस टी डी डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिखा जाता है. तो दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अनस्टडी फ्लो. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इस पे करा देता हूं. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं. मान लिया कोई चैनल है आपके पास, कोई रिवर स्ट्रीम है, कोई चैनल है, जिसमें किसी सेक्शन पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज जो है उस सेक्शन पर दैट इज 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड. लेट अस सपोज आपने ये ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि डेप्थ में जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज इन द डेप्थ, जो इंक्रीज इन डेप्थ है दैट इज गिवन एज 0.1 मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 0.1 मीटर डेप्थ में इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? और जो आपको सरफेस विथ, सरफेस की जो चौड़ाई दी गई है, लेट अस सपोज सरफेस विथ आपको दी गई है 20 मीटर. कितना दिया गया है? 20 मीटर. पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे
कि बताएं 1 किलोमीटर दूर, मतलब आपसे ये पूछा गया है इस कंडीशन में कि जो ये सेक्शन था 1-1, इससे अगर मैं 1 किलोमीटर आगे चला जाऊं तो कितना डिस्चार्ज होगा, कितना डिस्चार्ज हो जाएगा सेक्शन 1 पर अगर Q1 25 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो। क्लियर? तो आपके पास ये डाटा है, 20 मीटर सरफेस विथ है, डेप्थ में इंक्रीज इस रेट से हो रहा है, और आपके पास Q जो है वो ओके। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूं। क्लियर? थोड़ा इस साइड सॉल्व कर देते हैं। यहां पर आपने कहा सर Q2 माइनस Q1 अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस टी डेल वाई अपॉन डेल टी। ओके, तो डेल वाई अपॉन डेल टी मतलब चेंज इन डेप्थ कितना दिया है, 0.1 मीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर आवर। क्लियर? और साथ ही साथ अगर मैं आपसे ये कहूं कि टॉप विथ कितनी दी है, आप कहेंगे टॉप विथ दी है 20 मीटर, क्योंकि सरफेस विथ और टॉप विथ एक ही बात होती है। जो सरफेस पे जैसे मान लीजिए आपका रिवर सेक्शन है, जो सतह पर चौड़ाई है वही आपकी टॉप विथ होती है। तो आप कहेंगे सर t मल्टीप्लाई बाई डेल वाई अपॉन डेल टी मैं लिख लेता हूं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में डायरेक्ट रखी जाएगी। तो यहां से डेल वाई अपॉन डेल टी, तो 0.1 मीटर डिवाइड बाई आर को मैं 60 इंटू 60 से यहाँ पे लिखता हूं, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में रहता है। क्लियर? और टॉप विथ मेरे पास 20 मीटर है, तो ये वैल्यू आप देख लेंगे कितनी आ जाएगी, 0.00556। आप इसे कैलकुलेट करेंगे 0.000556 ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो Q2 हमें सॉल्व करना है, Q1 हमें दिया है 25, और कितनी डिस्टेंस चलने पर चेंज हो रहा है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, तो डेल्टा एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1000 मीटर। तो फाइनल वैल्यू अगर मैं देखूं आपसे कि क्या बन रही होगी, यहां पर लिख देता हूं, Q2 इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, मैंने आपको बताया ना कैसे सॉल्व करना है, टी डेल वाई अपॉन डेल टी तो आपने निकाल लिया, ये वैल्यू तो आप डायरेक्टली यहां रख देंगे। Q1 की जगह 25 रखेंगे, डेल्टा एक्स की जगह 1000 मीटर रखेंगे, तो Q2 का वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, और Q2 का आंसर मेरा आ रहा है 25.556 मीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान रखना, इस तरह की प्रॉब्लम मेंस के एग्जाम में या फिर गेट के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेई के ऑब्जेक्टिव एग्जाम की ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की ये प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो अनस्टडी फ्लो की कंडीशन में 1-1 सेक्शन पर आपको डिस्चार्ज दिया है, आपको ये बताया गया है कि डेप्थ किस रेट से चेंज हो रही है, डेल वाई अपॉन डेल टी दिया गया है, और सरफेस विथ आपको 20 मीटर दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर दूर कितना डिस्चार्ज होगा। तो आपने Q2 का वैल्यू 25.556 बताया, और किसकी हेल्प से बताया, Q2 माइनस Q1 अपॉन डेल्टा एक्स की हेल्प से आपने सॉल्व। ओके, डिस्कस करते हैं एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ओपन चैनल फ्लो में। जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में सेक्शन 1-1 आपको दिखाया गया है। ये सेक्शन 1-1 पर जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, हम उसे H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H इज योर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जैसा कि आप देख सकते हैं 3 टर्म्स में लिखी जा रही है, Z1 इज योर पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली इट इज एनर्जी हेड, प्लस नेक्स्ट इज योर Y1 cos theta, Y1 cos theta is basically your pressure head, Y1 cos theta, and next this is your water surface। रेड कलर में जो दिखाया गया है ये वाटर सरफेस है, और वाटर सरफेस से ऊपर जो टोटल एनर्जी लाइन आपको दिखाई गई है, डॉटेड लाइन टोटल एनर्जी लाइन है, ये एनर्जी लाइन लिखी गई है ना, ये डॉटेड ब्लैक डॉटेड लाइन, दिस इज एनर्जी लाइन। तो वाटर सरफेस से ऊपर जो हम इमेजिन कर रहे हैं टोटल एनर्जी लाइन के और वाटर सरफेस के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी हेड। तो v स्क्वायर अपॉन 2g काइनेटिक एनर्जी हेड है, लेकिन इसमें करेक्शन लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, कॉरिलेस करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर हम इसे एनर्जी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। क्यों लगाते हैं मैंने डिस्कस किया था। तो वेलोसिटी को v1 लिख देते हैं, एनर्जी को h1 लिख देते हैं, सेक्शन 1 की एनर्जी h1, और इस तरह से ही सेक्शन 2 पर अगर आप देखेंगे तो डेटम हेड कितना है, Z2, जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। प्रेशर एनर्जी कितनी है, Y2 cos थीटा, प्लस वेलोसिटी हेड कितना है, यहां पर वेलोसिटी हेड इज योर अल्फा
V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है, अल्फा V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में एनर्जी का लॉस हुआ होगा। एनर्जी का लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण और अदर फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो एनर्जी का जो लॉस है, लेट अस सपोज H1 माइनस H2, दिस इज योर एनर्जी लॉस। और आप एनर्जी लॉस को क्या लिख रहे हैं, हेड लॉस, क्योंकि एनर्जी को हमने हेड की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं डेल्टा HL, हम इसे कह लें या फिर कोई और नाम दे दें। तो ये एनर्जी लॉस होता है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम डेटम एनर्जी को हटा दें तो एनर्जी क्या बचेगी आपके पास। अगर आप पोटेंशियल हेड या डेटम हेड को नेग्लेक्ट कर दें किसी भी एनर्जी में, तो आपके पास जो एनर्जी की इक्वेशन बनेगी उसे आप स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं y1 cos थीटा प्लस अल्फा V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब हो गया, अगर आप इफ यू अवॉइड डेटम हेड या आप अवॉइड कर दें आपका पोटेंशियल एनर्जी को, तो आपके पास जो प्रेशर एनर्जी और जो वेलोसिटी हेड बचा है, दैट इज योर स्पेसिफिक एनर्जी। इसी तरह सेक्शन 2 पर अगर आपको लिखना है, सेक्शन 2 पर भी आप इसी तरह से लिखेंगे y2 cos थीटा प्लस अल्फा V2 स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर। तो दिस इज योर स्पेसिफिक एनर्जी। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। और जो हमने फ्लूइड की क्लासिफिकेशन में, फ्लो की क्लासिफिकेशन में सॉरी, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो समझे थे, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में चैप्टर 2 में समझने वाले हैं। क्लियर। तो ये बेसिक एनर्जी को आप ध्यान रखेंगे। टोटल एनर्जी 3 चीजों से मिलकर बनी है, डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। और स्पेसिफिक एनर्जी को अगर हम समझे तो 2 चीजों से मिलकर बनी है, वो है आपका कौन सा, एक तो है आपका प्रेशर हेड और दूसरा है वेलोसिटी हेड। ध्यान रखना, स्पेसिफिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो बैकमेटफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह स्पेसिफिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप बता सकते हैं। क्लियर। तो स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए ओपन चैनल फ्लो में, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, न्यूटन्स इक्वेशन तो आपने पढ़ी होगी। न्यूटन इक्वेशन क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है न्यूटन की, हम इसे अप्लाई करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर। कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, कंट्रोल मास एनालिसिस, ये बेसिक एनालिसिस के 2 तरीके होते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस मुझे लगता है फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी। जो जेई के स्टूडेंट है उन्हें इतना डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इक्वेशन को देखें और उससे उनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द जेई एग्जामिनेशन। सो कंट्रोल वॉल्यूम अगर मैं आपको बात करूं, दिस इज आई एम कंसिडरिंग ये डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर अगर मैं बात करूं, मुझे ये देखना है कि कितना फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और उन सब फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। तो जैसे सपोज करो मेरे पास कौन कौन सी फोर्स लग रही है, मैं सबसे पहले वो लिख देता हूं। सबसे पहले मैं F1 बताता हूं, प्रेशर फोर्स। F1 क्या है, प्रेशर फोर्स। इसी सेक्शन को 1-1 मान लेते हैं और इस सेक्शन को 2-2 मान लेते हैं, जिनके बीच में मैंने कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर किया। इस पूरे वॉल्यूम के अंदर जितनी फोर्स आएंगी सबको काउंट करना है। तो सबसे पहले प्रेशर फोर्स एट 1-1, ठीक है। F2 उसके लिए इक्विलिब्रियम में रखने के लिए पूरे सिस्टम को, F2 प्रेशर फोर्स कहां पर है, प्रेशर फोर्स एट 2-2 सेक्शन, ठीक है। इसके बाद F4 जो होगा, ये जो वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसका जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दैट इज F4 इज योर कंपोनेंट ऑफ वेट, F4 लिख रहा हूं उसे, कंपोनेंट ऑफ वेट। क्लियर। और लास्ट में F3 क्या है, F3 है फ्रिक्शनल फोर्स। F3 क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स। जब वाटर फ्लो कर रहा है किसी सरफेस के साथ, ये बेड है रिवर का,
तो जो आपके पास फ्रिक्शन लगेगा दैट इज F3। तो F3 इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? तो ये सारी फोर्सेस मेरे पास है और मोमेंटम मैं मान लेता हूं M1। M1 में मान लेता हूं कि मोमेंटम है सेक्शन 1 का मोमेंटम। और मोमेंटम भी क्या, मोमेंटम फ्लक्स, मैंने बताया था फ्लोइंग कंडीशन में फ्लक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मोमेंटम फ्लक्स है सेक्शन 1 और इसी तरह से M2 मान लेता हूं मोमेंटम फ्लक्स सेक्शन 2 का। क्लियर? तो ये दोनों चीजें मैंने कंसिडर की है। सेक्शन 1 पर मोमेंटम M1 है, सेक्शन 2 पर मोमेंटम क्या है, M2। और मैं यहां पर लिख रहा हूं चेंज इन मोमेंटम मैं लिख रहा हूं M2 माइनस M1। ठीक है, जो मेरा चेंज हुआ है दैट इज M2 माइनस M1। तो चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स मतलब मेरा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम फ्लक्स बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम है M2 माइनस M1 पर यूनिट टाइम। ठीक है, मोमेंटम फ्लक्स को M2 माइनस M1 विल बी इक्वल टू मोमेंट का जो चेंज हो रहा है वह बराबर होगा फोर्सेस के समेशन के, एल्जेब्रिक सम के। तो फोर्सेस जितनी भी मेरी एक्ट कर रही है सबका एल्जेब्रिक सम मैं देखता हूं। F1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस F2 उसे काउंटर करने के लिए जनरेट हुई है F2। उसके बाद F4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर रेजिस्टेंस आपका F3 ये डायरेक्शन में। तो दिस इज माय बेसिक इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बेसिक मोमेंटम इक्वेशन है। मैं इसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में क्योंकि जेई के एग्जाम के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, हाँ गेट के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो गेट के एग्जाम के लिए मैं आपको सेपरेट एक वीडियो दूंगा मोमेंटम इक्वेशन के लिए। ओके, तो यहां पर इस टॉपिक को मैं रोक रहा हूं मोमेंटम इक्वेशन के। क्लियर? तो गेट के एग्जाम के लिए ध्यान रखना, एक सेपरेट वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं आपको दूंगा। क्लियर? स्पेसिफिक फोर्स की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिक फोर्स। ओके, स्पेसिफिक फोर्स लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें मोमेंटम इक्वेशन की, M2 माइनस M1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो बनी थी इक्वेशन F1 माइनस F2 प्लस F4 माइनस F3, ये इक्वेशन अभी हमने बनाई थी। आप देख भी सकते हैं F1 माइनस F2, सॉरी यहां पे मैंने F4 लिखना चाहिए था, F4। क्लियर? तो F1 माइनस F2 प्लस F4 माइनस F3 ये मोमेंटम इक्वेशन थी। इसमें आप ये देख सकते हैं F4 क्या है, F4 इज द वेट कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बेसिकली ये W साइन थीटा होगा। ठीक है, और ये आपका इधर W कॉस थीटा होगा। अगर हम एज्यूम करें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारा चैनल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल चैनल को मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो F4 की वैल्यू है, F4 मैंने आपको बताया था W साइन थीटा, जो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। हॉरिजॉन्टल चैनल के लिए थीटा 0 है, तो F4 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, पहली कंडीशन हॉरिजॉन्टल चैनल। दूसरा मैं फ्रिक्शन लेस कंसिडर करूं, फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या हुआ जरा देखो, ये F3 फोर्स जो है ये 0 हो जाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि F3 किसके कारण से है, F3 फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर फ्रिक्शन लेस चैनल है तो F3 0। तो मैं यहां पर फिर लिख देता हूं F3 भी क्या हो जाएगा, 0। तो F3 और F4 दोनों मेरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास केवल दो फोर्सेस बचेंगी जो प्रेशर फोर्स होंगी। F4 को क्या लिखना पड़ेगा, 0। F3 को क्या लिखना पड़ेगा, F3 को भी 0 लिखना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है M2 प्लस F2 बराबर M1 प्लस F1। मैंने क्या किया, F2 को इस साइड ले गया और M1 को इस साइड ले गया। तो M2 प्लस F2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस F1। ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है। इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज मोमेंटम प्लस फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं दोनों तरफ मोमेंटम प्लस F दोनों तरफ गामा से डिवाइड कर दूं, वैसे तो M प्लस F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और डिवाइड बाय गामा। ठीक है, दोनों साइड में गामा से डिवाइड कर देता हूं, तो कांस्टेंट को अगर डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये मेरी टर्म है M प्लस F डिवाइड बाय गामा, इसे मैं PS कहता हूं। PS इज स्पेसिफिक फोर्स।
PS क्या है? स्पेसिफिक फोर्स। तो स्पेसिफिक फोर्स की डेफिनेशन याद रखना अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कि आपका जो स्पेसिफिक फोर्स है, विशिष्ट बल है, इसे ऐसा बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो में। स्पेसिफिक फोर्स है ये बेसिकली योग मतलब सम है सम ऑफ मोमेंटम प्लस फोर्स। सम ऑफ मोमेंटम, मुझे फ्लक्स लिखना चाहिए, सम ऑफ मोमेंटम फ्लक्स प्लस प्रेशर फोर्स पर यूनिट वेट का ये सम है। ओके, एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि स्पेसिफिक फोर्स होता है सम ऑफ मोमेंटम फ्लक्स प्लस प्रेशर फोर्स पर यूनिट वेट। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, m प्लस एफ डिवाइड बाई गामा कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं PS। लेकिन ये तभी के लिए हमने डिफाइन किया है जब चैनल हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शन लेस। ओके, नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। पूरा फर्स्ट चैप्टर जितना भी हमने पार्ट 5 में कवर किया है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव जो भी बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 2 पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करने वाला हूं, एक जेई का सेक्शन होगा और एक गेट का सेक्शन होगा। तो दोनों के अलग अलग न्यूमेरिकल्स रहेंगे। जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, बीटेक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग न्यूमेरिकल्स होंगे, जेई की स्टडी कर रहे हैं उसके अलग न्यूमेरिकल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलें। ओके, यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं और ये चैप्टर 1 का एंड है। ठीक है, तो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव और जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं चैप्टर 1 पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। ओके, तो 29 अप्रैल को ये वीडियो आपको रिलीज हो जाएगा। क्लियर?